हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन सॉर्टिंग पर, तो आज हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग के थर्ड लेक्चर को देखेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जब जब प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू सिंथेसाइज होकर ल्यूमेन में जाती है, ईआर के ल्यूमेन में, तो इसके बाद वहाँ ईआर के ल्यूमेन में कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं और उस मॉडिफिकेशन के बाद ही प्रोटीन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन होंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होगी और एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कौन से मॉडिफिकेशन होंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोटीन जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचती है। तो उसके पहले तो एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हमने बताया एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो जब प्रोटीन कोई, जैसे सपोज कि ये ईआर है, ईआर पे ये राइबोसोम है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई और प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद प्रोटीन ईआर ल्यूमेन में कैसे पहुँचती, को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू, को ट्रांसलोकेशन के थ्रू प्रोटीन पहुंचती है ईआर ल्यूमेन में। और इसके बाद ये जो ल्यूमेन में प्रोटीन पहुंची है, ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले इस प्रोटीन को करना पड़ता है कुछ मॉडिफिकेशन। और वो मॉडिफिकेशन होते हैं, सबसे पहला है एडिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, ईआर या गोल्जी में हो सकता है। सेकेंड स्टेप पे क्या किया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ईआर में। जैसा आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड का देखा होगा कितना सिग्निफिकेंस होता है प्रोटीन की फोल्डिंग में, प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर को बनाने में। फिर थर्ड होता है प्रोटीन की फोल्डिंग, जो कि प्रोटीन अपने प्रॉपर फंक्शनल फॉर्म में आती है पॉलीपेप्टाइड से। तो वो क्या होता है, प्रॉपर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। और इसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होते हैं जो कि ईआर और गोल्जी में या सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशंस हैं, ये ईआर ल्यूमेन में किए जाते हैं जब प्रोटीन को अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसके पहले ये मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले मॉडिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के ऊपर ऐड किए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड साइड चेन में प्रमोट फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्योंकि अगर किसी भी प्रोटीन पर हम कार्बोहाइड्रेट मोइटी को ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगी। तो ऐसा माना गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन को जब, मतलब किसी भी ग्लाइकोप्रोटीन में जो ओलिगोसैकेराइड साइड चेन जब जोड़ी जाती है तो वो प्रमोट करती है फोल्डिंग को और प्रोटीन की स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करती है। तो वो जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरा होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अगर हम लोग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स की जो प्रोटीन है, जो नेटिव प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है या नेसेंट प्रोटीन जो बनी है, उस प्रोटीन में जो सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीरीन और थ्रियोनिन पर कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। तो उस ग्रुप पर कोई कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अगर जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी है वो कहाँ जुड़ रही है, सीरीन और थ्रियोनिन पे, इसलिए इसको बोला जाता है ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स। which are bound to serine और threonine residue are generally short होते हैं, मीन्स कि सपोज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 4 शुगर रेजिड्यू जुड़ सकते हैं अगर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कोलेजन एंड ग्लाइकोफोरिन, जो कि आरबीसी में ये प्रोटीन पाई जाती है। अब अगर हम लोग एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट चेन किसी भी प्रोटीन पर जुड़ती है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएगी। और ये कहाँ पे जुड़ती है, ये अमाइड नाइट्रोजन ऑफ एस्पेराजिन पे जुड़ती है। जिस तरीके से ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में एस्पेराजिन रहता है। और एस्पेराजिन पे आपको पता है एक अमाइड ग्रुप होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अमाइड नाइट्रोजन पे ये जुड़ता है। एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड, सॉरी यहाँ पे ओलिगो होगा, ओलिगोसैकेराइड आर
ओलिगोसैकेराइड आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि ओ लिंक्ड में हमने बताया कि बहुत शॉर्ट रेजिड्यूज जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजिड्यूज होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। और उनकी ब्रांच, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब कि उनकी ब्रांचेस के फॉर्मेशन होते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और जहाँ पे ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है वहाँ पे कुछ पॉलीपेप्टाइड की इस तरह की मीन्स सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ASN मतलब एस्पेराजीन, ये X कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन को छोड़ के कोई भी अमाइनो एसिड यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्रोलीन का आपको स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, रिजिड होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो वो इतना फेवर नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं होता है। बाकी कोई भी अमाइनो एसिड यहाँ एक्स की जगह पे हो सकता है। एस्पेराजीन होगा, यहाँ पे कोई भी मोइटी जुड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की, और ये सीरीन हो सकता है, थ्रियोनिन हो सकता है, या फिर इस तरह के सीक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये सीक्वेंसेज जरूरी हैं जब एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, क्योंकि हमने बताया कि ये जैसे यहाँ पे 1 to 4 शुगर रेजिड्यू है, तो यहाँ पे जो शुगर रेजिड्यूज का नंबर होता है वो 14 रेजिड्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 रेजिड्यूज में क्या होते हैं, ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, मैनोज के 9 मॉलिक्यूल होते हैं, और ग्लूकोसामीन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये इस तरह की मोइटी, कार्बोहाइड्रेट की मोइटी जुड़ती है इस पॉलीपेप्टाइड चेन से, जो कि नई प्रोटीन हमारी बनी है, और फिर इसको कहा जाता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन का फंक्शन क्या क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होना, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये प्रोटीन की फोल्डिंग को प्रमोट करते हैं, प्रोटीन की स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कि जो भी ओलिगोसैकेराइड साइड चेन जुड़ते हैं वो असिस्ट करते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग को असिस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोटीन की को, या जो मैच्योर प्रोटीन है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं प्रोटियोलिसिस से, कि उसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ना हो, इसलिए, या मींस किसी भी तरीके से डिग्रेडेशन ना हो, तो वहाँ पे ये ग्लाइकोसाइलेशन हेल्प करता है। सेल सेल एडिशन, आपने सेल सेल रिकॉग्निशन सुना होगा, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मींस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मोइटीज़ उस पर जुड़ी होती हैं, वो सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के बारे में आप देखेंगे, तो वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स के ये ग्लाइकोसाइलेशन इन्वॉल्व होता है। या एंटीजन, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप होता है, तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एंटीजन होते हैं, तो उस वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं उस फॉर्म में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटीन को में ओलिगोसैकेराइड की मोइटी को जोड़ना या ग्लाइकोसाइलेशन करना। अब हम लोग एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्लाइकोसाइलेशन है। मोर देन 50% प्रोटीन एन ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ऑल एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड विच आर बाउंड टू एस्पेराजीन रेजिड्यू। हमने आपको बताया कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? जहाँ पे एस्पेराजीन पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का कंजर्व सीक्वेंस पाया जाता है, ये वाला सीक्वेंस, वहाँ पे ही इस तरह के ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं। और 14 रेजिड्यू जिसमें कि आप देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, 9 मॉलिक्यूल मैनोज के हैं, और 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोसामीन के हैं, जुड़ते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड, प्रिकर्सर ऑफ एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जुड़ते हैं कहाँ पे? मीन्स पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन पे। और तो यहाँ पे हमने ये मॉलिक्यूल का डिटेल बताया। अब ओनली 1 एस्पेराजीन रेजिड्यू इन द ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस। तो जहाँ भी जब इस तरह का ग्लाइकोसाइलेशन होना होता है तो वहाँ पे जो ट्राईपेप्टाइड है, ये ट्राईपेप्टाइड यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि होना जरूरी है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ एक ऐसा रेजिड्यू होता है जो कि एस्पेराजीन होता है। और एक्स, जैसा हम ऑलरेडी बता चुके, एक्स कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन। और ये जो ट्रांसफ़र होता है, मीन्स कि जो ये 9 मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन पर, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो एंजाइम होता है
ओलिगोसैकराइड ट्रांसफेरेज, क्योंकि वो ओलिगोसैकराइड चेन को ट्रांसफर करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड ट्रांसफेरेज, द एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारी नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये N टर्मिनस है, ये C टर्मिनस है, बीच में यहाँ पे ये सीक्वेंस पाए जाते हैं जहाँ से ये मॉलिक्यूल अटैच होता है। और ये मॉलिक्यूल कितने उसका है, 14 रेजिड्यूज का बना हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंसेस, और इसमें भी देखिए जो ये वाला आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये कंजर्व है, ये किसी भी अनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में इतना मॉलिक्यूल कंजर्व होता है और ये वेरिएबल हो सकता है जो येलो कलर का है। तो यहाँ पे जो 5 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ये 5 मॉलिक्यूल कंजर्व होते हैं। और इसके बाद ये मॉलिक्यूल्स वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 मैनोज होंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, 7 हो गए और ये 2 9 मैनोज है, 3 ग्लूकोज है और 2 ग्लूकोसामीन मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरीके से ये पूरा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इनके लिंकेज की बात करें तो इनके बीच में क्या लिंक होता है, तो जो ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है, इसके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक है। और इसके बाद जब ये ग्लूकोसामीन मैनोज से जुड़ता है तो यहाँ भी बीटा 1,4 लिंकेज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैनोज जो ये वाली जो चेन है, जो ये लंबी चेन आपको दिख रही है जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो मैनोज की लिंकेज होता है वो अल्फा 1,3 होता है। यहाँ पे जो लिंकेज होता है वो अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये आपको मैनोज दिख रहा है तो यहाँ भी अल्फा 1,6 है, यहाँ पे अल्फा 1,2 लिंकेज पाया जाता है, इस जगह पे अल्फा 1,2 लिंकेज पाया जाता है, यहाँ पे अल्फा 1,3 लिंकेज पाया जाता है। और इसके बाद हम लोग फर्दर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपने अल्फा 1,3 देखा, यहाँ पे अल्फा 1,2 लिंकेज होता है, यहाँ भी अल्फा 1,2, और यहाँ पे जब मैनोज ग्लूकोज से जुड़ता है तो यहाँ पे अल्फा 1,3 लिंकेज, और इसके बाद यहाँ भी अल्फा 1,3 लिंकेज, और यहाँ पे फाइनली पाया जाता है अल्फा 1,2 लिंकेज। तो इस तरीके से ये लिंकेज पैटर्न होता है। और अब जो ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको ये शो किया कि ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जब ये पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि ये सिंथेसिस कहाँ हुई, सपोज कि ER ल्यूमेन में इस तरह से यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो साइटोसॉल से फिर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ल्यूमेन में ट्रांसफ़र होगा, और इसके बाद फिर ये प्रोटीन पर ऐड होगा। तो जो ये मॉलिक्यूल पूरा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट 1 बाई 1 जुड़ते हैं, 1 बाई 1 मीन्स कि एट ए टाइम एक ही मॉलिक्यूल जुड़ता जाता है, जुड़ते जुड़ते ये स्ट्रक्चर बनाता है, फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये ER ल्यूमेन में जाएगा और वहाँ पे जाके ये प्रोटीन से जुड़ेगा जाके। तो ये जुड़ने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एज इट इज़, ये सिंपल फॉर्म में नहीं, क्योंकि तो इसके लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्रांसफ़र करते हैं इस मोइटी को किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। तो उसके लिए आगे का प्रोसेस, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम डॉलिकॉल होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हुए, जैसे कि जब कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी जब बनी है तो वहाँ पे बायोसिंथेसिस ऑफ डॉलिकॉल पायरोफॉस्फोरिल ओलिगोसैकराइड प्रिकर्सर ऑफ अनलिंक्ड ओलिगोसैकराइड, मीन्स कि किसी भी ओलिगोसैकराइड को, इसको सिंथेसिस करने के बाद कैसे सिंथेसिस होगी, तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा जो ये मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, डॉलिकॉल चाहिए। और उस डॉलिकॉल, वो डॉलिकॉल कैसा होना चाहिए, उसके पास पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में होना चाहिए, तभी उस पर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी जब पायरोफॉस्फेट ब्रेक होगा तो वो एनर्जी देगा और इस तरह से मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। और डॉलिकॉल एक्चुअली में होता, पाया कहाँ जाता है, तो डॉलिकॉल जो पाया जाता है वो ER की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। डॉलिकॉल एक बहुत ही हाइड्रोफोबिक नेचर का मॉलिक्यूल होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है, या आपने पॉली आइसोप्रोनॉइड लिपिड सुने होंगे जो कि हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बताए थे, वो मॉलिक्यूल होते हैं। इनके पास 75 to
95 कार्बन की एक लॉन्ग चेन पाई जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे वो प्रोसेस देखेंगे कि कैसे डॉलिकॉल के ऊपर सारे मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद अल्टीमेटली वो डॉलिकॉल के साथ जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी आई है वो किस तरह से किसी भी प्रोटीन पर ट्रांसफर होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल एन-लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड बिगिंस विद असेंबली ऑफ यूबिक्विटस 14 रेजिड्यू हाई मैनोज प्रिकर्सर ऑन डॉलिकॉल। ठीक है, किसी भी अगर एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि 14 रेजिड्यू की हाई, जिसमें मैनोज का कंटेंट, क्योंकि 9 मैनोज पाए जाते हैं तो इसीलिए हाई मैनोज प्रिकर्सर बोला गया है। कहाँ पे होता है? ऑन डॉलिकॉल पे होता है। अ लिपिड इन द मेम्ब्रेन ऑफ रफ ईआर के ऊपर जो भी हमारा ईआर ल्यूमेन है, और ईआर ल्यूमेन पे यहाँ पे डॉलिकॉल मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि बहुत स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि 75 to 95 कार्बन की उसमें टेल पाई जाती है। आफ्टर दिस प्री-फॉर्म्ड ओलिगोसैकेराइड is transferred to specific asparagine residue on nascent polypeptide chain of ER lumen, 3 glucose residue and 1 mannose residue are removed। तो ये तो प्रोसेस बात का है, बट फिर भी इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब ओलिगोसैकेराइड मीन्स ट्रांसफर हो जाता है एस्पेराजिन रेजिड्यू पे, मतलब ल्यूमेन में आया और ट्रांसफर हो गया, तो जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन पे जब ट्रांसफर हो जाता है तो इसके बाद वहाँ पे 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को और 1 मैनोज मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 3 थे वो पूरे हट जाएंगे और 1 मैनोज मॉलिक्यूल हट जाएगा, और अल्टीमेटली एन ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा कि 8 मैनोज पाए जाएंगे, 8 मैनोज के मॉलिक्यूल होंगे और 2 ग्लूकोसामिन मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये फाइनली एन लिंक्ड का स्ट्रक्चर होता है जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो ग्लाइकोसाइलेशन के बाद जो मोइटी मतलब जुड़ती है, वहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो वो मोइटी क्या होती है, यहाँ पे ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल 3 होते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, मैनोज के 9 और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। और जैसा हमने यहाँ पे ये दिखाया, ये इसी सीक्वेंस में 1 by 1 जुड़ते हैं, मतलब यही इनका पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मैनोज जुड़ जाएगा, इसी पैटर्न में कि एक ये ब्रांच आपको दिखेगी, ये इसकी 2 सब ब्रांच दिखेंगी, इसी पैटर्न में इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है कि जब किसी भी शुगर मॉलिक्यूल के मोइटी को जुड़ना होता है तो उसको एक्टिवेटेड होना पड़ता है। तो कोई मीन्स कि शुगर डोनर होंगे तो वो डोनर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है, तो इसलिए फॉस्फेट ग्रुप होता है, मीन्स कि फॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास एनर्जी होती है, तो उनको हम लोग एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जैसे कि यूडीपी या जीडीपी, ये सब क्या है, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये डॉलिकॉल है। डॉलिकॉल हमने क्या बताया, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक लिपिड पॉली आइसोप्रेनोइड मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके पास 75 to 95 कार्बन की लॉन्ग टेल होती है। क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो मेम्ब्रेन में वो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस तरह से वो रह सकते हैं। तो ये क्या है, डॉलिकॉल फॉस्फेट है। अब क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में शुगर डोनर, और शुगर कौन सी, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। यहाँ पे आप इनके देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है, जो रेड कलर का बॉक्स है, ये सर्कल मैनोज है और ये ट्राइंगल ग्लूकोज है। तो यहाँ पे देखिए कि यूडीपी एन एसिटिल ग्लूकोसामीन को लेके आ रहा है, ये डोनर के फॉर्म में है और ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है इसके पास। तो यहाँ पे एक पायरोफॉस्फेट बन गया और इसके बाद ये यूएमपी में चेंज हो गया, और इस तरीके से ये डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट शुगर मीन्स रेजिड्यू बन गया। ठीक है, इसके पास एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसके बाद सेकेंड स्टेप पे फिर से यूडीपी आएगा और वो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन उसके पास होगा, फिर से जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक्टिवेटेड हमें शुगर डोनर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे दूसरा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जुड़ गया। इसके बाद 5 मैनोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, लेकिन 1 by 1 ही जुड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ जुड़ते हैं। तो 1 by 1 मीन्स कि 5 स्टेप रिएक्शन होती है, मीन्स कि यहाँ पे 5 जीडीपी मॉलिक्यूल आते हैं और इस तरह से 1 by 1 मैनोज को जोड़ देते हैं। इसके बाद जब ये डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट
इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए और इसी एनर्जी को, ये जो पायरोफॉस्फेट की एनर्जी, इसको यूटिलाइज किया जाएगा आगे जब इसको नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब क्या होता है कि 1 बाय 1 ये जो मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन और 5 मैनोज रेसिड्यू हैं। इसको फ्लिप किया जाता है, फ्लिप करने के बाद ये ER ल्यूमेन में पहुंच जाता है। ये कहाँ पहुंचा, ER ल्यूमेन में ये पहुंच गया। जब ये ER ल्यूमेन में पहुंचा तो फिर क्या होता है कि 4 मैनोज, अभी 4 मैनोज, क्योंकि हमें टोटल कितने चाहिए, 3 ग्लूकोज, 9 मैनोज और 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन। तो 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन जुड़ चुके हैं और 5 मैनोज जुड़ चुके हैं। तो 4 मैनोज अभी लेफ्ट बचे हैं और 3 ग्लूकोज अभी लेफ्ट बचे हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे 4 GDP 4 मैनोज को लेके आते हैं और 1 बाई 1 इस तरह से डोलिकॉल फॉस्फेट के साथ फ्लिप करते हुए ये यहाँ पे आते हैं और फिर ये एडिशन करते जाते हैं। इसके बाद फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल UDP के फॉर्म में आता है और वो जो UDP है वो फिर यहाँ पे एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है ग्लूकोज को लेके और इस तरह से डोलिकॉल फॉस्फेट से ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर ये हमारा कंप्लीटेड प्रिकर्सर बन जाता है। और इस तरह से फिर ये हमारी ल्यूमेन के अंदर ये पूरी की पूरी जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जिस मींस ओलिगोसैकेराइड मोइटी से या ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर से करना है वो पूरा तैयार हो गया है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है कि किस तरह से एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए जो प्रिकर्सर ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है वो एनिमल में या फिर अगर हम लोग प्लांट की बात करें या सिंगल यूकैरियोट की बात करें तो सब में इसी टाइप का एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। मीन्स कि यही पैटर्न 3 ग्लूकोज एंड 9 मैनोज एंड 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन रेजिड्यू जुड़ेंगे। तो यही पैटर्न होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का। और इसके बाद यहाँ पे एक देखिए लिखा है कि ब्लॉक्ड बाय ट्विनिकामाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, ये फर्स्ट स्टेप पर ब्लॉक कर देता है। अगर सपोज कि ये ट्विनिकामाइसिन आ जाए और ये फर्स्ट स्टेप पे ब्लॉक कर देगा तो ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए जो ये ग्लाइकोसिल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बन रहा है इसका फॉर्मेशन नहीं होगा और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद जब ये यहाँ पे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसके बाद ये एज इट इज़ 14 रेजिड्यू का ना बच के इसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के रिमूवल होते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग आगे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है ER ल्यूमेन के अंदर ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन वाली ओलिगोसैकेराइड की प्रिकर्सर जो कि 14 रेजिड्यू की है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 14 रेजिड्यू में से सेकेंड स्टेप पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ये नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। जैसा कि हमने बताया था कि को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू ये यहाँ पे आ रही है अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहीं पे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होना है तो ये नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन ये डोलिकॉल फॉस्फेट से यहाँ पे इस पर ऐड हो रही क्योंकि यहाँ पे जो पायरोफॉस्फेट इसने एनर्जी दी और यहाँ पे ये इस पर ट्रांसफ़र हो गया। अब ये ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्दर इसमें मीन्स की मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। वो मॉडिफिकेशंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हट गया है तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हट रहा है, ये हटा और अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसके लिए कौन सा हो सकता है, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम यूज़ हो सकता है जो कि क्या करेगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की मोइटीज़ को हटा देगा। और अगर हम लोग इसमें फिर क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हट गए। अब इसके बाद 9 मैनोज और 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन बचते हैं। तो 9 मैनोज में से एक मैनोज को भी हटाया जाता है, उसके लिए होता है एंजाइम मैनोसाइडेज। तो मैनोसाइडेज भी एक यहाँ पे मैनोज को हटा देगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन जुड़ेगा और 8 मैनोज मॉलिक्यूल होंगे। तो फाइनली जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में या पॉलीपेप्टाइड चेन पे लिंक्ड होगा एन एसिटिल ग्लूकोसामीन मॉलिक्यूल के 2 रेजिड्यू और इसके बाद मैनोज के 8 रेजिड्यू और फिर फर्दर इसको अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। तो ये होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन या एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की। और प्रोटीन फोल्डिंग में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एक डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करते हैं। और डाइसल्फाइड बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होता है या उसकी फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, ER ल्यूमेन में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्योंकि साइटोसॉल का इन्वायरमेंट कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है।
और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है तो अगर सपोज कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिस पर अगर इस तरह का मीन्स ग्रुप है, एसएच ग्रुप है, तो वो एसएच के ही फॉर्म में रहेगा। वो एस के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि साइटोसॉल में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन सकता है, तो इसलिए ER ल्यूमेन की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना इम्पॉर्टेंट बॉन्ड होता है किसी भी प्रोटीन के टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वहाँ पे सपोज कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं वो इंटरमॉलिकुलर बन सकते हैं। इंटरमॉलिकुलर के मतलब कि अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उनके बीच में बन सकता है, या कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें भी बन सकता है, जिसको कहा जाएगा इंट्रामॉलिकुलर बॉन्ड। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर जो अरेंजमेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड का वो स्टेबलाइज करते हैं टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स के होते हैं। अब इस तरह का ये एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक लिंकेज, ऑक्सीडेटिव लिंकेज होता है। ऑक्सीडेटिव लिंकेज ऑफ सल्फ हाइड्रिल ग्रुप मतलब एसएच ग्रुप के बीच में, या हम उसको कहते हैं थायोल ग्रुप के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है, दो सिस्टीन रेजिड्यू जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कुछ इस तरह का लिंकेज करते हैं। मीन्स कि वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड पे भी हो सकता है। सपोज एक पॉलीपेप्टाइड का ये है और दूसरे पॉलीपेप्टाइड का ये है, या एक ही पॉलीपेप्टाइड में दो इस तरह के ग्रुप हैं, तो ये हो सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है उसका नाम होता है यहाँ पे प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, जो कि इसीलिए यहाँ पे लिखा है डाइसल्फाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड एंड रीअरेंज्ड बाय प्रोटीन इन द ER ल्यूमेन। और उसके लिए किस एंजाइम की जरूरत है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, जो कि ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है और ये कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को और रीअरेंजमेंट जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का होता है उसको। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड की सिंथेसिस और रीअरेंजमेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट प्रोटीन है और इसको अगर प्रॉपर कन्फर्मेशन में जाना है, किसी प्रॉपर कोई फोल्डिंग करनी है, तो उसके लिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो हमने आपको प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज एंजाइम के बारे में बताया, जिसके पास एक्टिव साइड होती है और जहाँ पे स्पेस्ड फॉर्म में दो सिस्टीन रेजिड्यू होते हैं। और ये जो सिस्टीन रेजिड्यू हैं इनमें इंटर कन्वर्जन हो सकता है दो फॉर्म में, या तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रह सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्म में रह सकते हैं, या फिर ये थायोल फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में रह सकते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टीन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए या डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए किसी भी प्रोटीन में। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर का डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई है। ये ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई जब यहाँ पे प्रोटीन से ये इंट्रैक्शन शो करता है तो यहाँ पे जो रेड कलर का आपको 1 और 2 दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन शो कर सकता है। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी रह सकता है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में भी रह सकता है। तो यहाँ पे ये पीडीआई रिड्यूस्ड फॉर्म में चला गया और इसके बाद फिर यहाँ पे जो इससे मतलब बॉन्डिंग करता है, इसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, फिर ये वाला सिस्टीन इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और इसके बाद यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट प्रोटीन किस में चेंज हो गई, ऑक्सीडाइज्ड सबस्ट्रेट प्रोटीन में चेंज हो गई और ये जो हमारा पीडीआई था वो रिड्यूस्ड फॉर्म में अलग हो गया। इसके बाद अगर हम लोग अरेंजमेंट की बात करें, ये तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में किस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रीअरेंजमेंट का मतलब कि सपोज कि कोई इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो गई है, इम्प्रॉपर कन्फर्मेशन है, तो ये जो प्रोसेस है वो तब तक होता रहता है जब तक कि एक प्रॉपर कन्फर्मेशन को अटेन नहीं कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया और एक ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, लेकिन ये प्रॉपर फोल्डिंग शो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इनको प्रॉपर फोल्डिंग के फॉर्म में लाने के लिए
रीअरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड पीडीआई जैसे आया, आने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इस तरह से यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट हो गया और यहाँ पे ये एक प्रॉपर कन्फर्मेशन की प्रोटीन या डाइसल्फाइड बॉन्ड जो प्रॉपर फॉर्म में बनने थे वो बन गए और रिड्यूस्ड पीडीआई जो कि अभी यहाँ पे सिर्फ एक इसका ग्रुप रिड्यूस था, अभी दोनों ग्रुप रिड्यूस्ड हो गए और इस तरह से ये पीडीआई बन जाता है। तो और ये प्रॉपर फॉर्म में प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये था प्रोटीन डाई आइसोमेरेज, जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट, जो कि प्रोटीन की प्रॉपर मीन्स क्वाटर्नरी या टर्सरी स्ट्रक्चर में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का अरेंजमेंट है वो इंटरमॉलिकुलर या इंट्रामॉलिकुलर हो सकता है, दोनों तरह का उसमें इन्वॉल्व, या फिर उनका रीअरेंजमेंट अगर किसी कोई कॉन्फर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो उस कॉन्फर्मेशन को प्रॉपर करने के लिए ये अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे दो पाथवेज दिए गए हैं, एक यूकैरियोट्स में किस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कैसे प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जैसे सपोज कि ये रिड्यूस्ड प्रोटीन है और इसके जो थायोल ग्रुप हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो ये थायोल ग्रुप आयोनाइज्ड फॉर्म में है वो क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पीडीआई के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। पीडीआई क्या है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म फर्दर एक और ईआर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम ईरो-1 होता है। ये क्या करता है, फर्दर रीजनरेट करता है ऑक्सीडाइज्ड पीडीआई को। तो इस तरीके से यहाँ पे मीन्स की डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। और अगर हम लोग बैक्टीरिया में बात करें तो क्योंकि ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये मीन्स इस तरह का जो ईआर ल्यूमेन में यूकैरियोटिक के केस में हो रहा है, वो बैक्टीरिया के केस में पेरिप्लाज्मिक स्पेस में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो पीडीआई है, जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज है, वहाँ पे बैक्टीरिया के केस में इसका नाम डीएसबी-ए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में एक अदर प्रोटीन पाई जाती है जो कि ईरो-1 के मीन्स इक्वल होती है, जिसका नाम डीएसबी-बी है। ये भी सेम वही काम करती है जो कि यहाँ पे पीडीआई के लिए किया जा रहा है। मीन्स कि ये आयनाइज्ड थायोल ग्रुप है जो कि प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन का थायोल ग्रुप जो कि आयनाइज्ड फॉर्म में ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किस पर, जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज डीएसबी-ए है। यहाँ पे जब करेगा तो ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन इसको फर्दर रीजनरेट कर दिया जाता है क्योंकि डीएसबी-बी जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ ये मीन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होते हैं। अब हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग में सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन प्रॉपर फॉर्म में कैसे फोल्ड होती है, उसके लिए जैसे आपको पता है कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है एचएसपी फैमिली प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं चैपरॉन्स। तो यहाँ पे हमने इसके फर्दर जो 2 लेक्चर का डिस्कशन किया था वहाँ पे हमने बिप की बात की थी। बिप क्या है, मीन्स बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि चैपरॉन है, HSP70 फैमिली को बिलोंग करता है। तो बिप के होमोलॉगस 2 ऐसे चैपरॉन्स या प्रोटीन्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन। कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन लेक्टिन है, मीन्स कि लेक्टिन के होमोलॉगस हैं, लेक्टिन के होमोलॉगस हैं। और लेक्टिन क्या होता है, लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है। लेक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, उसके होमोलॉगस कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलम है। लेकिन इसके आगे ये जो कैल लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये कैल्शियम से भी बाइंड करते हैं, तो कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन होते हैं। ये क्या होते हैं, कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन कैल्शियम बाइंडिंग लेक्टिन होते हैं, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग में तो अभी हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर फॉर्म में प्रोटीन फोल्डिंग के लिए ये चैपरॉन्स कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोटीन को प्रॉपर फॉर्म में फोल्डिंग करने के लिए कौन असिस्ट करता है, चैपरॉन्स करते हैं। यहाँ पर हम लोग किन चैपरॉन्स की बात करें, बिप की बात करें। बिप मतलब बाइंडिंग प्रोटीन चैपरॉन्स जो कि HSP70 फैमिली को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो है बिप वो है कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन लेक्टिन है जो कि कैल्शियम से बाइंड करते हैं। और प्रोटीन फोल्डिंग में एक और आपने मींस अदर एंजाइम का नाम सुना होगा, पेप्टाइल प्रोलिल ट्रांसफेरेज, जो कि इम्प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग को
नहीं होने देता है, इंश्योर करता है कि प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है। तो उसमें ये एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम लोग इनका रोल देखेंगे कि किस तरह से हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि कैसे हीमोग्लूटिनिन जो प्रोटीन होती है, हीमोग्लूटिनिन, उस प्रोटीन का जो ट्राइमर का स्ट्रक्चर बनता है ईआर में, ये ट्राइमर प्रोटीन आप देख पा रहे हैं कि 3 मोनोमर से मिलकर बनी हुई है, तो उसका कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या चीजें होती हैं कि ये ईआर ल्यूमेन है, ये साइटोसॉल है, यहाँ पे डोलिकॉल ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। ये डोलिकॉल जब बन जाता है और ये फ्लिप होके मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है ओलिगोसैकेरिल ट्रांसफरेज, जो कि नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन पे इसको ट्रांसफर कराता है एस्पेराजीन रेजिड्यू पे। तो यहाँ पे इस एंजाइम ने, ये जो एंजाइम मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, इस एंजाइम ने इस ओलिगोसैकेराइड की यूनिट की जो कि 14 रेजिड्यू की थी, उसने यहाँ पे इसको ट्रांसफर करा दिया। और इस तरीके से एक मोनोमर में 7 इस तरह के एन ग्लाइकोसिल मीन्स आते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं, इस प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 7 होते हैं, 7 एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं। अब इसके बाद ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और इस तरह से यहाँ पे मीन्स की प्रोटीन ईआर ल्यूमेन में आ रही है। तो यहाँ पे एक बिप बाइंडिंग प्रोटीन आती है। बिप का काम क्या है कि ये एचएसपी है, इसके पास एटीपी हाइड्रोलाइज करके ये एक तरीके से प्रोटीन को प्रॉपर फॉर्म में अनफोल्डेड स्टेट में रखती है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसके पास 2 डोमेन होते हैं, एक एटीपेज डोमेन होता है, मतलब कि एटीपी हाइड्रोलिसिस कर पाता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोटीन से बाइंडिंग डोमेन होता है। तो इस तरह से इसने बाइंड करके और ये मीन्स की धीरे धीरे फोर्सफुली प्रोटीन को अनफोल्डेड फॉर्म में रखेगा। और अनफोल्डेड फॉर्म में रखने के बाद पीडीआई आएगा। पीडीआई अपना काम करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और 6 डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एक मोनोमर में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 मीन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब मीन्स कि इस प्रोटीन को जब तक ये प्रॉपर फॉर्म में ना आए, इसको अनफोल्डेड फॉर्म में रखना होगा। तो इसके लिए ये 2 प्रोटीन कैलरेटिकुलिन और कैलनेक्सिन आते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इस प्रोटीन को कि ये अनफोल्डेड फॉर्म में रहे, इसका ये प्रॉपर फोल्डिंग करे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन है, ये सिर्फ उन्हीं मीन्स की ग्लाइकोसिल जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हुआ वहां पे बाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन है, ये तभी बाइंड कर सकती हैं इस ग्लाइकोसाइलेशन से, मतलब कि इस मीन्स रेजिड्यू से, ओलिगोसैकेराइड के रेजिड्यू से, जब तक कि इसके पास सिर्फ एक ग्लूकोज होगा। अगर इसके पास 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब होगा तभी ये दोनों प्रोटीन बाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स एंजाइम आता है ग्लूकोसाइडेज, जो कि ये क्लीव कर देगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्लीव कर दिए जाते हैं और फिर ये बाइंड कर पाते हैं और ये प्रोटीन को अनफोल्डेड फॉर्म में रखते तब तक जब तक कि प्रॉपर फॉर्म में सारी फोल्डिंग ना हो जाए। और इसके साथ साथ इस प्रोटीन पर, क्योंकि ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसके बाद इसके साथ साथ इस पर एक एन टर्मिनस से एंट्री जब लेता है, तो यहाँ पे एक अल्फा हेलाइसिस होता है जो कि मेम्ब्रेन में स्पैन करता है। तो वो इसने मेम्ब्रेन में स्पैनिंग कर ली। हमने आपको इसके प्रीवियस पार्ट में हमने आपको स्पैनिंग का पूरा मेथड बताया था। तो एक मोनोमर में क्या हो गया, 7 ओलिगोसैकेराइड हैं और 6 डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जब जरूरत नहीं है, मीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग हो गई, तो उस समय ये कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन हट जाते हैं। उसको हटने के लिए यहाँ पे एक मीन्स वो जो एंजाइम है ग्लाइकोसाइडेज, वो आके यहाँ पे इसको क्लीव कर देता है, जो ग्लूकोज मॉइटी है उसको क्लीव कर देगा। फिर ये दोनों मॉलिक्यूल इस एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन वाले रेजिड्यू से नहीं जुड़ सकते हैं, मतलब हट जाएंगे। और इस तरह से इनका प्रोसेस होता है। अगर एक बार हटने के बाद ये प्रॉपर फोल्डिंग के फॉर्म में नहीं है, तो फिर से इन
के ऊपर ग्लूकोज की मोइटी को ऐड कर दिया जाता है। ग्लूकोज की मोइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज होता है जो कि आके यहाँ पे इस मोइटी को ऐड कर देगा, और जब ये ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से ये ऐड कर देगा यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर से कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन बाइंड कर लेंगे और फिर प्रॉपर फोल्डिंग करवाएंगे। फिर जब प्रॉपर फोल्डिंग हो जाएगी तो फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हट जाएगा और हटने के बाद फिर वापस ये मीन्स प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये तीन मोनोमर आते हैं और इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। सभी के पास अल्फा हेलाइसिस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में स्पैन करते हैं और ये ट्राइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फोल्डिंग में बिप का रोल क्या है, हमने आपको ऑलरेडी बिप के बारे में पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। बिप किस तरह से काम करता है, पीडीआई का काम क्या है, और फिर ये कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन किस तरह से काम करता है, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर सपोज कोई प्रोटीन इम्प्रॉपर फोल्ड हो गई, तो फिर क्या होगा। द इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन इन द ईआर इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग कैटालिस्ट। तो प्रोटीन फोल्डिंग कैटालिस्ट को एक्सप्रेस करेगा अगर कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड हो गई है। द ओनली प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन असेंबल्ड सब यूनिट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईआर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन वेसिकल। मीन्स कि जब तक प्रोटीन प्रॉपर फोल्डेड नहीं होगी तब तक ईआर से प्रोटीन बाहर नहीं जाएगी, और अगर हो गई तो ईआर से गोल्जी से वेसिकल्स के फॉर्म में डिफरेंट डेस्टिनेशन पे पहुंचाई जाएगी। द एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन एंड अनअसेंबल्ड सब यूनिट इन ER can induce increased expression of ER protein folding catalyst via the unfolded protein response। अगर मतलब unfolded प्रोटीन है या disassembled या unassembled प्रोटीन है तो फिर उसकी वजह से एक कैटलिस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है जिसके थ्रू फिर से फर्दर उसकी प्रॉपर फोल्डिंग की जाए। तो उसके लिए क्या होता है, अनअसेंबल्ड मिसफोल्डेड प्रोटीन इन द ER ऑफन आर ट्रांसपोर्टेड बैक थ्रू ट्रांसलोकॉन to the cytosol where they are degraded in ubiquitin proteasome pathway। और फिर उनको वापस क्या किया जाता है, तो ER ल्यूमेन में प्रोटीन पहुंची है उनको वापस साइटोसॉल में लाया जाता है और फिर वो प्रोटियाजोम के थ्रू उनको डिग्रेड करा दिया जाता है यूबिक्विटिन के थ्रू। यहाँ पे देखिए कि जो प्रोटीन फोल्डिंग कैटालिस्ट को एक्टिवेट कराया गया है उनके एक्सप्रेशन को कैसे एक्टिवेट कराया जाता है। तो यहाँ पे एक ERE1 मोनोमर्स होते हैं जो कि ये बिप से बाइंड करके रखते हैं। अब सपोज कि कोई अनफोल्डेड प्रोटीन है, अनफोल्डेड प्रोटीन है तो विप क्या करता है, विप यहाँ से रिलीज होता है और जब ये दोनों रिलीज हो जाते हैं तो ये डाइमेराइज हो जाते हैं। जब ये डाइमेराइज होते हैं तो ये इंडोन्यूक्लियस का काम करने लगते हैं और जो विप रिलीज हुआ था उसने क्या किया, अनफोल्डेड प्रोटीन से बाइंड कर लिया है, जो प्रोटीन अभी प्रॉपर फॉर्म में फोल्डिंग नहीं हुई है। अब ये इंडोन्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है। तो एक अनस्प्लाइस्ड HEC1 mRNA होता है जो कि अभी फंक्शनल नहीं है, फंक्शन नहीं कर सकता है, तो उसमें बीच में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं तो ये इंडोन्यूक्लियस जाके यहाँ पे इसको क्लीव करता है और ये RNA स्प्लाइस्ड हो जाता है। अब ये अनस्प्लाइस्ड mRNA स्प्लाइस्ड फॉर्म में आता है और ये इंडोन्यूक्लियस के थ्रू कट कर दिया जाता है mRNA। कट करने के बाद जब ये जुड़ जाता है तो स्प्लाइस्ड HEC1 mRNA बनता है। ये ट्रांसलेशन इसका होता है और HEC1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। ये HEC1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जाके बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट का एक्सप्रेशन कराता है। जो हमने बताया कि बहुत सारे कैटलिस्ट का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है और फिर इस तरीके से प्रोटीन को मींस की प्रोटियाजोम के थ्रू या क्लीव करवा दिया जाता है और प्रोटीन जो मिसफोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन है तो ये इसका